याद एक दिल छू लेने वाली कहानी। मधु जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा रही थी क्योंकि आज उसे मायके तो जाना था और जब चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि इस बार वह 2-4 दिन रुकने के लिए जा रही थी। इसलिए खुशी खुशी सारा काम कर रही थी। उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, तो उसे मायके में रहने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। वह जब भी मायके जाती तो उसे ये कहकर बुला लिया जाता था कि पास में ही तो है, रात में किस लिए रुकना, फिर कभी चले जाना। बस दिन में 1-2 घंटा रुककर आ जाती थी। मायके में कभी रात बिताई नहीं पाती थी। उसकी कोशिश तो यही रहती थी कि सब कुछ ठीक, मगर हर बार कोई ना कोई बात ऐसी बात हो जाती थी कि उसका मूड खराब हो ही जाता था। ईश्वर की कृपा से इस बार उसके सास की भी तबीयत ठीक थी, पर कहते हैं ना, हर घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से घर में अड़चनें आती रहती हैं। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी, क्योंकि मधु जब भी मायके जाती तो उसकी जेठानी कुछ ना कुछ नाटक ज़रूर कर देती। जेठानी का मायका काफ़ी दूर था, तो वह तो जब भी जाती तो महीने भर से पहले कभी नहीं लौटती थी। लेकिन जब मधु को जाना होता तो सब लोग उसे यही बोलते, अरे रुकने की क्या ज़रूरत है, जब चाहे तब चली जाना। आज सुबह भी जब वो तैयार हो रही थी तो जेठानी ने आकर पूछा कि वापस कब लौटोगी, तो मधु ने डरते हुए कहा कि दीदी 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। अरे 1 हफ्ता कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? लवी के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, तुम वहाँ रुकोगे तो सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी, और फिर काम करूँगी या लवी को तैयारी करवाऊँगी। देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना, जेठानी ने बेरुखी से कहा। तो मधु का मुंह उतर गया और मन ही मन सोचने लगी कि ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने उदास होकर सासू माँ की तरफ देखा तो सासू माँ ने कहा, जाओ देख लो, जैसे तुम्हारा मन करे, जब मन हो तब आ जाना। वह जानती थी कि मधु लौट ही आएगी, क्योंकि उसका स्वभाव दूसरों की तकलीफ में ज़रूरत साथ देना है। वह अपने स्वभाव के विपरीत नहीं करेगी, और फिर पति भी उसका साथ कहाँ देता है कि घर में किसी को बोल सके कि वह इतने दिन तो मायके जाएगी ही। वह औरत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोलते हैं। उसका पति तो उल्टे उसकी ही गलती निकालता था। खैर, जैसे तैसे मधु मायके चली गई। मायके पहुंची तो सब बहुत खुश थे। भतीजी ने तुरंत पूछा कि इस बार 1 हफ्ते रुकोगी ना बुआ जी? मधु ने मुस्कुराकर हाँ कर दी और मन ही मन मायूस हो उठी कि अब क्या कहे इस बच्ची को। खैर, जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर उसने हर बुरे विचारों को झटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आज़ादी ही है। 2 दिन तो बहन और भतीजे के साथ शॉपिंग, और कभी माँ के हाथ के पकवान, तो कभी भाभी के संग बातों की खुमारी में निकल गई। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती। इस बीच में पति देव का फ़ोन ना उठा पाती तो उसे टेंशन हो जाती कि वह बोलेंगे कि तुम्हें तो फ़ोन उठाने का भी वक्त नहीं है। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। मधु को सुबह से टेंशन हो रही थी कि वह रुके कि नहीं रुके, क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन का माहौल हो जाएगा, जेठानी का मुंह बन जाएगा। ये सब सोचते सोचते ही उसने अपने पति शरद को फ़ोन किया और पूछा। तो शरद ने तुरंत कहा कि 2 दिन तो रह ली, तुम्हारा मन नहीं भरता क्या मायके से? अब हो गया बस, भाभी को भी यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। पति की बातें सुनकर मधु का दिमाग सन्न रह गया और सोचने लगी कि शरद उसका पति होते हुए भी कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे और ना ही
कभी उसके दर्द को समझा, बल्कि मायके के प्रति ललक को यह हमेशा गलत तरीके से देखता रहा। मधु जानती थी कि शरद कभी उसका साथ नहीं देगा। शायद इसलिए वह वापस लौटने के लिए मजबूर थी और मायूस होकर सोचने लगी कि ऐसा क्यों है कि पति ही साथ नहीं देता। अगर पति ही उसका साथ देता तो क्या वह स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर एक हफ्ता भी नहीं रुक सकती थी। ऊपर से रोज जब भी शरद से बात होती तो वो हमेशा व्यंग कसता कि कौन सा वहाँ तुम्हें 56 भोग मिल रहे हैं जो तुम यहाँ नहीं आना चाहती। अब मधु उसे कैसे समझाए कि अपना घर तो अपना घर ही होता है और पिंजरा तो पिंजरा ही रहता है, चाहे वे कितनी भी कीमती धातु से क्यों न बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई मधु नहाकर कपड़े डालने छत पर गई तो अपनी बचपन की सहेली सरिता को देख वह भी मायके आई हुई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर भागकर वो नीचे आई। तब तक सरिता उसके घर का दरवाज़ा खोल रही थी। अंदर आकर ही दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया और फिर गिले शिकवे की, तुम मुझे याद भी नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फ़ोन भी नहीं करती, वगैरह वगैरह। बातों ही बातों में मधु ने उसे बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसके पति शरद आएंगे तो उसे लेकर जाएंगे। इतना सुनते ही सरिता का मुंह बन गया और बोली, क्या यार, 4 साल बाद मिले हम लोग और तू आज ही चली जाएगी? यार मैं जल्दी से तो मायके आई नहीं हूँ और जब मैं आती हूँ तो तू अपने ससुराल रहती है। इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तू भाग कर जा रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा, अरे अब क्या बोलूँ, मेरा ससुराल लोकल में है, ना तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता है और ना ही रहने का। अब मैं इतनी दूर हूँ कि इतनी बार चिड़ोरी कराओ, रिजर्वेशन कराओ, बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहुएं ही अपने आने जाने की प्रोग्राम की कुर्बानी दे, यही मेरे ससुराल की रीत है, सरिता ने कहा। तो मधु बोली, ये तेरे ही नहीं मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए बता भला। तभी सरिता मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुझे मनीषा याद है? वही मनीषा जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी, जो हर बात में डरती थी, पाठ याद करके सुनाने तक में। वो कल मुझे मार्केट में मिल गई। क्या बदल गई है यार, शेरनी हो गई है, एकदम जीन्स टॉप पहने, स्टार कटिंग, स्मार्ट सी लग रही थी। और एक हम हैं बहन जी बन गए हैं। ससुराल में ये ना पहनो वो ना पहनो, सबकी खुशी के चक्कर में हमने अपनी खुशी, सारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। कल वह मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया कि सरिता कैसी हो गई है, तू कहाँ हमारी स्मार्ट टी सरिता थी और आज कहाँ बहन जी लग रही हो। तू लगी नहीं रही कि तू वही सरिता है, सरिता ने दुखी होकर कहा। तो मधु ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा और क्या बोली? पूछने लगी कि मायके कब आती हो? तो मैंने कहा बहुत कम आती हूँ। तो उसने कहा, मैं तो बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती हूँ, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। ये मत पहनो वह मत पहनो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बोलो मत हंसो मत। हम कठपुतलियाँ हैं क्या जो सब कुछ उनकी डोर, अपनी डोर उनकी उंगलियों के हिसाब से कर नचते रहे। मैंने पूछा, मनीषा तुझे किसी से डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? तो बोली, लोगों की परवाह मत कर, सबको कुछ नहीं किया जा सकता। रही बात पति की, तो अगर वह तुम्हारी खुशी समझते तो ठीक है, वरना उनसे भी ज़्यादा उम्मीद मत करो। पति हमेशा चाहते हैं कि
पत्नी को दबा कर रखे, फुल टाइम नौकरानी के जैसे ट्रीट करते हैं। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा कि अब ज़्यादा हो रहा है तो मैं विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतनी ही दबाओ जितनी दम ना घुटे। अगर सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले खुद को महत्व दो। और सच कहूँ तो मधु, मुझे मनीषा की बात सही लगी। क्यों हम खुद को भूल ही गए हैं। हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। मधु गौर से सरिता के मुंह से मनीषा की बातें सुन रही थी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि वह सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। उसे भी लगा कि मैं ही पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को महत्व ही नहीं दिया। मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। तभी सरिता ने कहा, क्या सोच रही है? जाओगी या घर, या फिर मना कर दोगी अपने पति को आज शाम को आने के लिए? देखती हूँ यार, कहकर मधु सोच में पड़ गई कि क्या करूँ। तभी सरिता ने कहा कि ठीक है यार, मैं चलती हूँ। सरिता तो चली गई, पर मधु को एक नए मंथन में उलझा गई। दिन भर मधु कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक कर सो गई थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। पर मधु के मन में उठ रहे उलझनों का चक्र अब बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुबार अब हलक में जा चुका था, जो शायद कभी भी फूट सकता था। पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पिछले 2 सालों से जो करती आई है उससे इतना नया रूप कैसे ले। मधु अपने कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वह क्या थी और अब क्या बन गई है। अब शरद भी आ चुके हैं। काश मैं पहले ही उनको फ़ोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं? अगर मना किया तो वह नाराज़ हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में किसी ने मेरे कान भर दिए हैं। एक तो वैसे ही शरद मायके के प्रति उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में ये बात आ गई तो वह खिलाफ ही हो जाएंगे। ना जाने क्या क्या सोचती रही कि तभी भतीजे ने आकर कहा कि बुआ जी, फूफा जी आ गए हैं। हाँ बेटा, कहकर मधु सुन्न दिमाग में जैसी थी इस हालत में बैठक में चली गई और शरद को देख शांत पड़ गई। शरद पानी पी रहा था। मधु को यूं ही देखकर वह थोड़ा क्रोध में आ गया। ये क्या मधु, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? चलना नहीं है क्या? हाँ, नहीं चलना है। तबीयत खराब सी लग रही है। तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वहाँ क्या जेल में रहोगी जो वहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी? जेल से कम भी तो नहीं। काम करने का मन नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा। और मेरी हालत ऐसी नहीं। आप तो मुझे तो कुछ समझते नहीं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। देख लो मधु, क्या कर रही हो? सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तो खुद आओगी। माँ पकोड़ों की प्लेट लेकर आई और उनकी बातें सुनकर दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई तो शरद की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे ये क्या हुआ? मधु अचानक क्या बोलने लगी? क्योंकि लड़की के माता पिता सदैव अपनी लड़की से यही आशा करते हैं कि वह अपनी खुशियों की श्रद्धांजलि देकर सदैव अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहती रहें। संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमज़ोर बना देते हैं कि वह अपने हक के लिए बोल नहीं पाती। कहते हैं ना कि बा से बोल दो तो बदतमीज़ और सास से सहते रहो तो संस्कारी। तभी माँ अंदर आई और मधु से बोली, ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही तो कह रहे हैं वो। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बताती। शरद सास की बात सुनकर और चौड़ा हो गया कि वह कतई गलत नहीं है। मधु ने माँ की तरफ देखकर कहा कि आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ। आत्मा यहीं रह जाएगी और शरीर चला जाएगा और अब दोबारा
ये शरीर तुम्हारी देहली पर नहीं आएगा। शरद मधु को हैरान सा होकर देख रहा था कि इसे क्या हो गया। आज मन ही मन सोच रहा था। मधु तेजी से कमरे में गई और बैग में अपने सामान को रखने लगी और बिना माँ से मिले, बिना विदा किए, बिना किसी और तरफ देखे यूं ही अनमनी सी जाकर शरद के पास खड़ी हो गई। शरद ने हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ स्तब्ध सी खड़ी मधु को देखती रह गई। रास्ते भर मधु ने शरद से कोई बात नहीं की। घर आई, रात भर रोती रही। दूसरे दिन कठपुतली की तरह काम करती रही। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे छोड़कर। शरद का अहम, जेठानी का अहंकार, सास की निश्चितता और ससुर की लापरवाही, सब कुछ यंत्रवत चलने लगा। अपमान और उपेक्षा के कुचक्र में मधु पिसने लगी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त मधु का गलती से चाकू से हाथ कट गया, पर किसी ने उससे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी कहकर सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। मधु को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कद्र नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है, क्या एक पति के दिल की मालकिन है, क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। अब मायके की दुलारी लड़की भी, घर में माता पिता, सास ससुर, पति के दिल की रानी और किसी के भी निगाह में अब वह योग्य नहीं थी। उसी दिन उसने प्रण किया कि कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर दया या सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगी कि अब स्वयं से प्रेम करूंगी, खुद के लिए जीऊंगी। उस रात वह खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली और चादर से मुंह ढककर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले जेठानी ने प्रतिक्रिया दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गई। पर आज मधु परेशान नहीं थी। आज उसके मन में कुछ सुकून था। तभी कुछ देर बाद सास उसके कमरे में आई और बोली, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तो मधु ने 2 टूक जवाब दिया कि नहीं, काम करने का मन नहीं है, उंगली में लग रही है, दर्द हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई कि आज मधु का दिमाग ठीक नहीं है, अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है। कल सुबह इससे बात करूँगी। रात बीत गई। शरद ने रात में एक बार भी मधु से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी उंगली ठीक है कि नहीं। सासू माँ ने मधु से उम्मीद की, किंतु मधु तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं शाम को लौट आऊँगी। पर बहू, तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर मधु निकल गई। घर में सब मधु की इन हरकतों पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। शरद भी उतना ही नहीं समझ पा रहा था, पर सास मधु के मन की स्थिति समझ रही थी। मधु शाम को देर से लौटी और उसने किसी से कोई बात नहीं की। जेठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उस रात शरद ने उससे पहली बार खाना खाने को कहा, पर मधु ने कहा कि मैं खाना खाकर आई हूँ और कुछ ना बोलकर करवट बदलकर सो गई। दूसरे दिन भी मधु सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने वाली थी कि तभी पीछे से जेठानी ने टोका, अरे कहाँ चल दी? चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। मधु ने पलटकर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूं? आपके बच्चे हैं तो आप बना लो नाश्ता, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। जेठानी खड़े के खड़े उसे देखते रह गई कि जिस गाय को पिछले 2 साल से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय ने उसे सींग दिखा दिया। शरद तैयार होकर निकला
तो मधु जा चुकी थी। शरद ने हैरान होकर माँ से पूछा कि मधु को हो क्या गया है। माँ, मुझे भी पता नहीं बेटा, कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उस दिन उसके मायके में ये तो हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, पर उसकी माँ ने ज़बरदस्ती ये कहकर भेज दिया था कि वही तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में क्या मज़ा आ रहा है। बहुत बदतमीज़ होती जा रही है, इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। क्या इंतज़ाम करोगे? बेटा, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, मधु बहुत ज़्यादा परेशान है। तुम उसके पति हो, अगर तुम ही नहीं समझोगे तो दूसरा कौन समझेगा उसे? तुमने कभी आज तक उससे प्रेम से बात तक नहीं की। यह तुम दोनों के बीच की बातें किंतु आज मुझे बोलना पड़ रही है। यदि तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारे पिता मुझसे और तुम्हारी भाभी से ऐसे ही बात करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं ना। एक लड़की पति के ही भरोसे ससुराल आती है और उससे प्रेम से ही वो अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। शरद अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। आज उसे पहली बार ये सब कुछ याद आने लगा कि जब मधु माँ के जाने के लिए पूछती है तो वह हमेशा उसे डांट कर कहता, क्या हर समय मायके की जाने की रट लगाए रखती हो? जाओ, जल्दी से चली जाओ, फिर कभी मत आना। ना कभी उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर गया और ना ही कभी उसकी पसंद की चीज़ लाकर दी। दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वह कहता, अरे काम ही कितना करती हो तुम जो इतना थक जाती हो? तो मधु चुप हो जाती और वह उसकी चुप्पी को सहमति मान लेता। कभी उसकी इच्छाओं के विषय में नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ फर्ज पूरे करवाए। शरद सोच के समंदर में उलझकर शायद स्वयं को दोषी ठहरा रहा था। उसने तुरंत मधु को फ़ोन लगाना शुरू किया। मधु का फ़ोन बंद था तो वह उसके आने का इंतज़ार करने लगा और शाम को जब मधु घर आई तो उसने उससे बात करनी चाहिए, पर मधु ने उससे कुछ बात नहीं की और सो गई। दूसरे दिन सुबह उठते ही मधु फिर से जाने लगी तो गेट से निकलते ही देखा कि शरद कार लिए खड़ा था। उसने मधु को कार में बैठने को कहा तो मधु गाड़ी में नहीं बैठी और आगे की ओर चल पड़ी। तभी शरद ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। तो मधु आश्चर्य से शरद की ओर देखने लगी, पर क्या करती, सब लोग देख रहे थे, सो गाड़ी में बैठ गई। दोनों किसी पास के रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पहुंचकर सामान्य होते हुए शरद ने कहा, मधु क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? 2-3 दिन से कहाँ चली जाती हो? 2-3 दिन तुम्हें बहुत ढूंढा मैंने। कल ना अपने घर गई थी और तुम ना अपने दोस्तों के घर जाती हो। कहाँ जाती हो तुम? अच्छा, तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ? बाकी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता होगा तो सिर्फ इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शरद, यही वजह होगी कि तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ मेरी फिक्र थी। ऐसी बात नहीं थी, मैं व्यस्त था मधु, लेकिन हाँ, इन व्यस्तताओं में मैं एक चीज़ भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी हो। ये सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी से मधु बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप तो यहाँ तक भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी, और पति का इज्जत ना देना मतलब पत्नी को किसी की इज्जत ना मिलना, यही विडंबना है समाज की। जब तक पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। सही कह रही हूँ ना मैं? मधु ने आंखों में आंसू भरकर कहा।
तभी शरद ने मधु के हाथ को अपने हाथ में थामकर कहा, मधु, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, क्योंकि अगर अभी हमने इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उन्हीं पुरानी कड़वाहट का हिस्सा बनने में निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो प्लीज़। बिल्कुल नहीं, कहकर मधु ने अपने हाथ को झटका। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का? जानना चाहते हो ना आपकी मैं कहाँ जाती थी? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, जॉब करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। तभी शरद ने कहा कि शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं करने जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हूँ, दोस्तों के घर और ना अपने मायके। मेरे मायके जाना तो आपको ही पसंद नहीं था ना। हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई, हर वक्त मुझे सुनना, ना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए शरद, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए मैं गई हूँ मायके? मैं खुद ही नहीं जानती। सोचती हूँ आज ये ज़रूरत है और वो ज़रूरत है, पर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए, लेकिन अब तो मन भी डरता है कि आप नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए तो उन्होंने मुझे उसी दिन कह दिया कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए क्या रह गया है इस संसार में मेरा? ना वह घर मेरा है और ना ही यह घर मेरा है। मधु, बस एक मौका दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगा। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है, हो सकता नहीं, आपका तरीका गलत है। अगर आपने कभी यह कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मधु, तो क्या मैं तब भी मायके जाने की सोचती या जिद करती? मैं यही नहीं कह सकता हूँ मधु, क्योंकि वह तुम्हारा घर है और तुम्हारे मम्मी पापा, भाई भाभी सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते पर कठोर हो सकते हैं। पत्नी को सुना सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, पर पत्नी से प्रेम नहीं दिखा सकते, क्योंकि छोटे हो जाएंगे प्रेम दिखाकर। चलो ठीक है, आज वादा करता हूँ तुमसे कि तुम जो चाहोगी वह करो, जॉब करो, काम मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो, मेरे घर की यानी कि अपने घर की महारानी बनकर रहो, सब कुछ करो, पर मायके मत जाओ। उसकी ये बात सुनकर मधु खिलखिलाकर हंसी और बोली, अच्छा छोड़िए ना, चलिए ना घर चलते हैं, साथ में चाय पीते हैं। हाँ चलेंगे, पर हमारे नहीं, तुम्हारे घर पर। तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनाई हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहाँ? तभी मधु हंसकर बोली, अच्छा अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो, बस मायके मत चलो। मजाक कर रहा था पगली, कहकर दोनों हाथों में हाथ थामे एक नए सफ़र की ओर बढ़ गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।